Hello viewers, in this video we will cover chapter 6, that is issue management, general obligations of merchant bankers and due diligence। तो देखिए पूरे इशू प्रोसेस के अंदर मर्चेंट बैंकर्स के बहुत सारे ऑब्लिगेशन होते हैं और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है कि उसको ये ध्यान में रखना होता है कि जो भी इशू आ रहा है वो ICDR कंप्लायंस के अंदर है, यानी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन है सेबी की, जिसके अंदर सेबी जो है IPO प्रोसेस को रेगुलेट करता है और इसके अंदर बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसका ध्यान मर्चेंट बैंकर्स को रखना है और मर्चेंट बैंकर को टाइम टू टाइम इंटीमेट करना है और इंफॉर्मेशन शेयरिंग का ध्यान रखना है। सो द सेबी ICDR रेगुलेशन प्रिस्क्राइब जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्चेंट बैंकर्स हु आर रिलेटेड टू द प्रोसेस। और ये ऑब्लिगेशन क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंसेंटिव्स। देखिए किसी भी एप्लीकेंट को जो भी शेयर्स को अलॉट कराना चाहता है उसको किसी भी तरीके का इंसेंटिव नहीं देना है, कैश में या काइंड में, मतलब लोगों को कोई इंसेंटिव नहीं देना है कि वो IPO के अंदर पैसे लगाए, ऐसा इस तरीके से कोई प्रोविजन नहीं है, तो इसलिए प्रोहिबिशन ऑफ पेमेंट ऑफ इंसेंटिव। देन कम्स द पब्लिक कम्युनिकेशन एंड रिसर्च रिपोर्ट्स। देखिए किसी भी तरीके की पब्लिक कम्युनिकेशन या तो कंपनी या उसकी कंपनी की तरफ से या फिर उसकी कोई एसोसिएट कंपनी हो या फिर मर्चेंट बैंकर की तरफ से या कोई भी मर्चेंट बैंकर का एसोसिएट है, तो कोई भी पब्लिक कम्युनिकेशन अगर होती है उनकी तरफ से तो उस पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर केवल वही कंटेंट होना चाहिए जो कंटेंट ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट या ऑफर डॉक्यूमेंट में, ठीक है। आप कोई भी न्यू क्लॉज एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो, कोई भी नया प्रोविजन या कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई नया फैक्ट आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो IPO जो है क्लोज ना हो गया हो, ठीक है। पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट, हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे और कंपनी की खुद की वेबसाइट पे ऑफर डॉक्यूमेंट की एक सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होनी चाहिए जो इन्वेस्टर्स को रीड आउट करने में हेल्प आउट करे, या किसी भी इन्वेस्टर्स को अगर ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए तो वो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल कराना जरूरी है। देन रिड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। अगर किसी इन्वेस्टर को कोई इशू रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मान के चलिए अलॉटमेंट से रिलेटेड हो गया, रिफंड से रिलेटेड हो गया या फिर कोई भी एप्लीकेशन रिलेटेड कोई भी इशू है, तो मर्चेंट बैंकर की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखे उसकी प्रॉब्लम जो है, उसकी कंप्लेंट जो है वो इजीली रिड्रेस हो जाए, सोल्यूशन निकल जाए उसकी प्रॉब्लम का। देन कम्स द पोस्ट इशू रिपोर्ट। तो पोस्ट इशू रिपोर्ट में मर्चेंट बैंकर को एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है सेबी को, और उस कंप्लायंस सर्टिफिकेट में वो क्या लिखेगा कि जितने भी ICDR रिलेटेड प्रोविजन है या फिर सेबी की कोई भी रेगुलेशन है उससे रिलेटेड जितनी प्रोविजन है उन सबका कंप्लायंस हो गया है और इशू फाइनली क्लोज हो गया है। देन पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट। पोस्ट इशू एडवर्टीजमेंट में मर्चेंट बैंकर ध्यान रखेगा कि आप उस एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या बताना होता है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, कि मिनिमम अलॉटमेंट साइज क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैसे अलॉट होंगे, नंबर एंड वैल्यू, परसेंटेज ऑफ ऑल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, देन परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल अलॉटीज, डिस्पैच ऑफ रिफंड ऑर्डर्स। तो अगर रिफंड ऑर्डर्स भी है तो उसका डेट बताना पड़ेगा, अगर रिफंड ऑर्डर के साथ साथ इंटरेस्ट भी है तो इंटरेस्ट भी उसको बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट होंगे वो भी उसको बताना पड़ेगा, और ये न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ता है और मोस्ट प्रोबेबली किस में होता है, जो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें होता है। देन कोऑर्डिनेशन विद अदर इंटरमीडिएट्स। देखिए टीम ऑफ मर्चेंट बैंकर मिलकर एक IPO को संभालती है, तो लीड मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो अदर मर्चेंट बैंकर से भी कोऑर्डिनेट करता रहे, साथ ही साथ जो भी उनका बैंकर्स टू इशू है, जो भी बैंकर है जहाँ पे एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट हुई है उनसे भी कोऑर्डिनेट करके और उस फंड को रिलीज कराए कंपनी के फेवर में। देन देखिए IPO के दौरान ऐसा भी होता है कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को सेल ऑफ कर देते हैं पब्लिक को, तो ICDR ये कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन भी रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि प्रमोटर खुद ही कंपनी में सारी हिस्सेदारी बेच के एग्जिट कर ले और बाद में फिर मिसमैनेजमेंट हो जाएगी कंपनी में। तो प्रमोटर्स को भी अपनी मिनिमम हिस्सेदारी रखनी है कंपनी के अंदर, और कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जिनका अगर प्रमोटर्स के बाद वो शेयर है तो वो शेयर्स इनएलिजिबल है वाइल कैलकुलेटिंग द प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कुछ शेयर जिनको अलाउ नहीं किया गया है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इन केस ऑफ IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर में या तो उनके पास 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल हो, तो मान के चलिए कि कंपनी की पोस्ट इशू कैपिटल अगर 200 करोड़ होने वाली है आफ्टर IPO, तो कम से कम 40 करोड़ रुपीस की होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास होनी चाहिए। अब ये प्रमोटर ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स है, इंडिविजुअल प्रमोटर की बात नहीं हो रही, ग्रुप ऑफ प्रमोटर। और अगर उसके पास 40 करोड़ से कम है यानी 20% से कम है, तो उसको प्रोस्पेक्टस में ये बताना पड़ेगा कि
ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू उसको सारा पैसा लेकर आना पड़ेगा, जितना भी 20% से कम है। तो मान के चलिए अगर उनके पास 15% कंपनी की होल्डिंग है पर्सनल अकाउंट से, तो उनको 5% AIF के थ्रू लगानी पड़ेगी, और AIF का मैनेजर कौन होगा? वो प्रमोटर खुद होंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अगर ये इन केस ऑफ FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है या फिर कंपोजिट ऑफर है, तो इसके अंदर 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू, मान के चलिए FPO आया 200 करोड़ का, 200 करोड़ की ऑफरिंग आई FPO के थ्रू, तो यानी इसका 40 करोड़ रुपीज प्रमोटर्स को लेना पड़ेगा। या फिर पहले IPO में मान के चलो हमारी कितनी हो गई थी 200 करोड़, 200 प्लस 200 इस बार दिया तो कितनी कैपिटल हो गई टोटल 400 करोड़। तो या तो 20% फिर इसका हो जाए पोस्ट इशू कैपिटल, तो यानी अगर 20 करोड़ इसका हुआ तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन कितनी आएगी 80 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो ये प्रमोटर्स की डिस्क्रेशन पे है, या तो वो 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल कर ले या फिर 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू कर ले। अब अगर हम बात करें लॉक इन की, तो लॉक इन क्या है? देखिए सेबी ये चाहता है कि ये जो मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है ये कुछ सालों तक रहे। ऐसा नहीं है कि IPO के आने के बाद कंपनी ने जैसे लिस्ट हुए शेयर्स उसके बाद प्रमोटर्स ने खुद ही अपने शेयर सेल करके फिर दोबारा एग्जिट ले ली, तो ऐसा नहीं है। तो सेबी क्या कहती है कि कुछ लॉक इन लगा देते हैं इनके शेयर्स की होल्डिंग पे, ताकि वो अपने शेयर्स बेच ही ना पाए, ठीक है। तो लॉक इन का क्या कंडीशन है? लॉक इन फॉर मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि कितना है मान के चलते हैं 20% ही, 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, ये मान के चलता है। तो अगर IPO प्रोसीड्स यानी IPO से लिया हुआ पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो रहा है, और ये बहुत कॉमन पर्पस है कि कंपनीज IPO से पैसा इसलिए जुटाती हैं ताकि वो कैपेक्स कर सके, कैपेक्स यानी एक्सपेंशन, अपनी प्रोडक्शन एक्सपेंशन कैपेसिटी कर सके। तो अगर कैपेक्स के लिए IPO प्रोसीड्स यूज होने हैं तो फिर 3 इयर्स का लॉक इन उनके लिए रहेगा, 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ IPO शेयर्स, ठीक है। लेकिन अगर कैपेक्स की जगह कोई जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है या रीपेमेंट ऑफ लोन है, तो उस केस में कितना रहेगा 18 मंथ्स के लिए रहेगा, 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट और 3 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ अलॉटमेंट, या फिर कमर्शियल प्रोडक्शन या फिर डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। तो कैपेक्स को छोड़ के कोई भी है तो 18 मंथ्स रहेगा, और कैपेक्स के केस में 3 इयर्स तक रहेगा। अब होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी मान के चलिए 20% तो है ही है, 18 या 3 इयर्स के लिए मान के चलते हैं, और 20% के ऊपर जो है वो कितने टाइम के लिए लॉक इन रहेगा? तो अगर कैपेक्स वाला केस है तो 6 मंथ के लिए लॉक इन रहेगा, 6 मंथ के बाद उसको सेल ऑफ कर सकते हैं। और कैपेक्स को छोड़ के अगर कोई भी है तो 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए उनकी फ्रीज रहेगी होल्डिंग। तो मान के चलिए 20% के ऊपर अगर 40-50% एक्स्ट्रा है तो वो भी 1 ईयर के लिए उनकी लॉक इन में चली जाती है, उसको भी सेल नहीं कर सकते। और कैपेक्स के केस में यहाँ पे ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? देखिए कैपेक्स का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी एक्सपेंशन करना, मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करना, यानी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कंपनी के पास और उनके पास पेंडिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, पेंडिंग कैपेसिटी होगी, तो उसके केस में क्या होता है उसको रियलाइज करने में, उनकी वैल्यू को रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उन्होंने लॉक इन का टाइम यहाँ पे ज़्यादा रखा है 3 साल, ठीक है। देन कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो इनएलिजिबल हैं? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रमोटर्स एंड पर्सन अदर देन द प्रमोटर्स शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन द प्रपोज पब्लिक इशू फॉर द पीरियड स्टिपुलेटेड एज लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड तक वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेबी टेक ओवर कोड, द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एक्सेप्ट स्पेशल इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द प्रमोटर्स एंड लॉक्ड इन मे बी ट्रांसफर टू अनदर प्रमोटर। मतलब ये कह रहे हैं कि अमंग्स द प्रमोटर आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन प्रमोटर कैटेगरी के बाहर ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। So, person other than the promoter and locked in may be transferred to any other person holding the specified securities which are locked in along with the securities proposed to be transferred. और अगर प्रमोटर कैटेगरी के बाहर जो है अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रमोटर कैटेगरी के बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो उस कैटेगरी के इन्वेस्टर को करें जिसकी शेयर होल्डिंग ऑलरेडी लॉक इन में पड़ी हुई है। तो इससे होगा क्या, जब वो ट्रांसफर हो जाएंगे तो वो ट्रांसफर वाले जो शेयर हैं वो भी दोबारा फिर लॉक इन के अंदर चले जाएंगे। देन कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक इशू, और ये भी प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। तो पब्लिक इशू 2 तरीके के होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब इनिशियल पब्लिक ऑफर पहली बार जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है, और फॉलो ऑन मतलब दूसरी बार, तीसरी बार, मतलब पहली बार को छोड़ के कितनी भी बार कर ले तो वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ही कहलाया जाएगा। तो पब्लिक ऑफर लाने के भी 2 तरीके होते हैं। तो जो शेयर्स है या तो फ्रेश शेयर्स इशू करे, मतलब कंपनी पहले अपनी कैपिटल को रेस करे, फिर उस कैपिटल को शेयर्स में कन्वर्ट करके फिर शेयर्स पब्लिक को ऑफर करे, तो ये हो गया फ्रेश इशू। या फिर करेंगे ऑफर फॉर सेल। अब ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कंपनी की जो करंट शेयर कैपिटल है
मान के चलिए वो 2-3 प्रमोटर होल्ड करते हैं, तो 100% शेयर होल्डिंग इज होल्ड बाय 2-3 प्रमोटर्स, और उसमें से 2 प्रमोटर ऐसे हैं जो अपनी शेयर होल्डिंग को बेचना चाहते हैं आईपीओ के थ्रू, तो ये भी पॉसिबल है। तो ऑफर फॉर सेल इज डन बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। लेकिन फ्रेश इशू के अंदर क्या है, फ्रेश इशू के अंदर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है कंपनी और उस कैपिटल को फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक के अंदर। तो फ्रेश इशू में पढ़ते हैं, टाइप ऑफ इशू वेयर द कंपनी ऑफर्स फ्रेश इक्विटी टू इन्वेस्टर विदाउट डिल्यूटिंग देयर ओन स्टेक। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो टाइप ऑफ इशू वेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स गिव अवे देयर इक्विटीज टू इन्वेस्टर्स एंड रिड्यूस और एग्जिट देयर स्टेक्स डायरेक्टली। फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं ऑफर फॉर सेल लाने के लिए, वो भी पढ़ लेते हैं। ओनली सच फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स, यानी फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप नहीं चलेंगे, मे बी ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक which have been held by the promoters for a period of at least 1 year prior to the filing of draft offer document। तो इसमें क्या कह रहा है, इस प्रोविजन में ये कह रहा है कि ये नहीं हो कि प्रमोटर ने चालाकी से आईपीओ से पहले कंपनी से कुछ शेयर अलॉट करा लियो सस्ते दामों में, फिर आईपीओ के दौरान उसको महंगे दामों में इन्वेस्टर्स को बेच दिया। तो ये कह रहा है एटलीस्ट 1 साल का गैप होना चाहिए जब आपने आईपीओ के थ्रू वो शेयर्स अलॉट करने पब्लिक को, और जब वो आपको अलॉट हुए थे उसके बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ होल्डिंग इक्विटी शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल नॉट अप्लाई। मतलब कहीं कहीं पे ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, किस केस में, या तो गवर्नमेंट कंपनी है या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी का स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट कंपनी के कॉर्पोरेशन है, सॉरी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है। इफ द इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड फॉर सेल वर एक्वायर्ड पर्सन टू एनी स्कीम अप्रूव बाय द हाई कोर्ट, यानी वो क्या कर रहा है, मर्जर अमलगमेशन की बात कर रहा है, कोई मर्जर हुआ है, अमलगमेशन हुआ है, तो उस केस में भी हम कर सकते हैं। इफ द इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल वर इशूड अंडर अ बोनस इशू, और बोनस इशू के केस में भी, बोनस इशू फ्री में मिलते हैं कंपनी से, तो बोनस इशू के केस के अंदर भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। देन रिजर्वेशन ऑफ आईपीओस, हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर्टेन क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए कंपनी कुछ शेयर्स रिजर्व करके रखती है और वो शेयर्स फिर उन्हीं को अलॉट किए जाते हैं, और उस शेयर्स के ऊपर उनको डिस्काउंट भी मिलता है, और वो डिस्काउंट जो नेट ऑफर टू पब्लिक होता है वो डिस्काउंट उससे सस्ते दामों पे उन रिजर्व कैटेगरी को मिलता है। जैसे एम्प्लॉयज़ के अंदर एक रिजर्व कैटेगरी है कि एम्प्लॉयज़ ऑफ द इशूअर कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं। सो 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल सब्जेक्ट टू सिक्योरिटीज वर्थ मैक्सिमम 2 लाख पर एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय को आप 2 लाख रुपये से ऊपर की ज़्यादा नहीं दोगे, और टोटल कितना देना है, ब्लैंकेट कितना है, 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। फिर अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड सब्सिडरीज और लिस्टेड प्रमोटर कंपनीज, 10% ऑफ इशू साइड। एनी अनसब्सक्राइब पोर्शन, अगर वो 10% फिल नहीं होता है इन एनी रिजर्व कैटेगरी मे बी एडेड टू एनी अदर रिजर्व कैटेगरी, ठीक है ना। तो 10% मैक्सिमम शेयर होल्डर्स के लिए है और एम्प्लॉयज के लिए 5% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, अब प्रमोटर के बारे में पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन प्रमोटर कहते किसे हैं। तो प्रमोटर इज अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो पहले तो हमें ऑफर डॉक्यूमेंट में प्रमोटर के बारे में बताना पड़ता है कि प्रमोटर कौन है, और अगर प्रमोटर ऑफर डॉक्यूमेंट में उसी को बताते हैं जो कि हु हैज़ अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी मैनेजमेंट या फिर एमडी सीईओ जिसको बोलते हैं, या फिर इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इश्यूअर इज कस्टम टू इट। यानी अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी की बात मानते हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात मानते हैं, तो वो थर्ड पर्सन प्रमोटर कहलाया जाएगा। एंड प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड, अगर ग्रुप की बात करते हैं तो द प्रमोटर हिमसेल्फ, प्रमोटर के रिलेटिव है अगर कोई, या फिर प्रमोटर एन इमीडिएट रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर इन केस द प्रमोटर इज द बॉडी कॉर्पोरेट। अगर प्रमोटर कोई कंपनी है तो अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब प्रमोटर अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी की सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी भी प्रमोटर मानी जाएगी। Any body corporate in which the promoter holds 20% or more of the equity share capital, or any body corporate which holds 20% or more of the equity share capital of the promoter। तो ये दोनों समझना पड़ेगा। ऐसी कोई कंपनी जिसमें प्रमोटर 20% की हिस्सेदारी रखता है, या फिर ऐसी कोई कंपनी जो प्रमोटर में 20% की हिस्सेदारी रखती है, वो भी प्रमोटर कैटेगरी में मानी जाएगी। इन केस द प्रमोटर इज एन इंडिविजुअल, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच द 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर इज हेल्ड बाय द प्रमोटर, या फिर ऐसी कोई कंपनी जिसमें इंडिविजुअल प्रमोटर 20% की हिस्सेदारी रखता है, या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट इन विच अ बॉडी कॉर्पोरेट एज प्रोवाइडेड इन ए अबव होल्ड्स 20% और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर, या फिर ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट
जिसके अंदर 20% होल्डिंग किसके पास है, उस बॉडी कॉर्पोरेट के पास जिसको प्रमोटर पहले से ही 20% होल्ड करता है। ठीक है, तो ये इसको आपको नोट से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और वीडियो को आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं इसको, और ये क्लॉज आपको फिर समझ आ जाएगा। देन डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू ग्रुप कंपनीज, तो ग्रुप कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आपको बतानी है ऑफर डॉक्यूमेंट में। द लीड मर्चेंट बैंकर शैल रिव्यू एंड रिटेन द सर्टिफिकेट्स कंफर्मिंग द कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप एंड द ग्रुप कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न उनका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, मतलब लिटिगेशन कोई केस तो नहीं चल रही, डिसएसोसिएशन बाय द प्रमोटर्स इन द लास्ट 3 years, तो ये सारा ब्यौरा उनको देना पड़ेगा और ये ऑफर डॉक्यूमेंट में देना पड़ता है। डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब कोई कोर्ट में केस तो नहीं पेंडिंग है, किसी भी कंपनी या फिर कंपनी से रिलेटेड एसोसिएट कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी के खिलाफ कोई अगर केस चल रहा है तो उसका भी ब्यौरा आपको देना पड़ेगा। देन प्रेफरेंशियल इशू, अब प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस, किसी सर्टेन क्लास ऑफ इन्वेस्टर को प्रेफरेंस दी जाती है और केवल उसी को ही अलॉट किए जाते हैं शेयर्स। तो सर्टेन सेट ऑफ पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दोज पर्सन विल बी अलॉटेड शेयर्स। एन इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू अ सेलेक्ट पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, सिंपल, वो प्रेफरेंशियल इशू होता है। द लीड मैनेजर शैल एंश्योर दैट द लिस्टेड इशूर मेक अ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इफ ओनली द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। तो क्या कंडीशन है, पहले तो शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए, ये तो सब में कंडीशन आती है। स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन पास बाय द शेयर होल्डर, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, जिसमें 75% ऑफ द वोटिंग फेवर में जाए, 75% वोटिंग फेवर में हो, उसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं। और स्पेशल के अलावा कौन सा होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जिसमें 50% वोटिंग फेवर में हो। उसके बाद शेयर्स जो है डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होने चाहिए, और सेबी एलओडीआर का कंप्लायंस आपको करना है, और जितने भी इश्यूज हैं उनके पैन नंबर आपके पास होने चाहिए, और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज पे आपने उसको लिस्ट कराना है उन शेयर्स को। ठीक है, अब प्राइसिंग क्या होती है, अगर आप मान के चलिए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन को वो कर रहे हैं, और इसके अंदर जनरली प्रेफरेंशियल इश्यूज किसको होता है, QIBs को होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स में होता है। और इसके अंदर प्राइसिंग क्या रहती है, तो प्राइसिंग के लिए बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है। तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होते हैं, मतलब बहुत ट्रेडिंग चलती है उनके शेयर्स में, तो उस केस में प्राइस क्या होगा, इश्यूअर हैज बीन लिस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 90 ट्रेडिंग डेज और मोर। अगर कोई भी कंपनी 90 दिनों से ज़्यादा तक लिस्टेड है तो उस केस में प्राइस क्या रहेगा, द 90 ट्रेडिंग डेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 90 दिनों का जो भी प्राइस निकल के आएगा उस प्राइस पर अलॉटमेंट होनी चाहिए, या फिर द 10 ट्रेडिंग डेज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, या तो 10 दिनों का हो, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा। इश्यूअर हैज बीन लिस्टेड फॉर लेस देन 90 ट्रेडिंग डेज देन हायर ऑफ द फॉलोइंग। अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, अगर वो 90 दिनों से कम के लिए लिस्टेड है तो क्या होगा, द प्राइस एट विच द शेयर्स इन IPO वर अलॉटेड, जो कट ऑफ प्राइस था हमने डिस्कस किया था, कट ऑफ प्राइस पे दे दो या फिर द एवरेज ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे 90 दिनों से कम में जितने भी दिन है उनका जो भी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ रहा है या तो उस पर दे दो, तो दोनों में से जो भी ज़्यादा निकल कर आ रहा है उस पर देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इश्यूअर हैज बीन लिस्टेड फॉर लेस देन 19 ट्रेडिंग इन द हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ द फॉलोइंग। तो या तो IPO वाले प्राइस पे दे दो या फिर जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकल रहा है उस पर दे दो। एक और है, द एवरेज ऑफ द 10 ट्रेडिंग डेज ऑफ द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, या फिर जो लास्ट के 10 दिन है उनका वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकल रहा है उस पर दे दो। तो इन तीनों में से जो भी हायर प्राइस है, हायर ऑफ 3 ऑफ देम, उस पर इनको अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। और 90 डेज के अंदर 2 कंडीशन है, या तो 90 दिन वाला वॉल्यूम वेटेड एवरेज या फिर 10 दिन वाला वॉल्यूम वेटेड एवरेज। ठीक है, for allocating above 250 crore rupees, the price is determined by taking into account the valuation parameters such as book value क्या चल रही है कंपनी के शेयर्स की, और बुक वैल्यू कैसे निकलती है, बुक वैल्यू निकलती है नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, वो आपकी बुक वैल्यू हो जाएगी। कंपेरेबल ट्रेडिंग मल्टीपल्स, तो इसमें पीर ग्रुप की देखनी पड़ेगी, पीर ग्रुप की वैल्यूएशंस क्या चल रही हैं, तो उसके हिसाब से फिर आप वैल्यूएशन निकाल सकते हो, या फिर अदर पैरामीटर एज अ कस्टमरी फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ सच कंपनी, या फिर ऐसा कोई पैरामीटर हो, वैल्यूएशन पैरामीटर हो जो कि आमतौर पे उस तरीके की कंपनी के लिए माना जाता है। ठीक है, तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड विल कंप्लीट द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.